मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी दिए। हर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स से फेल कर जाता था। आज भी वो दिन मुझे याद है, मैं अपने पिताजी के सामने बैठा हुआ था और मैं अपना सिलेक्शन के बारे में बता रहा था कि ये मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 मार्क्स से रुक गया। तो उनकी आँखें नम हो गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमरुज़्ज़मान अंसारी। मैंने हाल में ही जेपीएससी दैट इज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 45वां रैंक हासिल करके एसडीओ पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जो कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने भाइयों और अपने परिजनों को देना चाहूँगा, जिनके कांस्टेंट मोरल सपोर्ट के और जिनके ऑलवेज सपोर्टिव नेचर की वजह से ये उपलब्धि मैंने प्राप्त की है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव काजी मोहम्मदपुर में हुआ। मैंने अपने प्राथमिक शिक्षा, जो कि क्लास 5वीं तक थी, मैंने अपने गांव से ही लिया और उसके बाद मैं शहर मुजफ्फरपुर में मूव ऑन कर गया। क्लास 6वीं से लेकर क्लास 12वीं तक मेरी शिक्षा मुजफ्फरपुर ज़िले में ही हुई और इस बीच मैंने 2 प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जैसे सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा और एमयू का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। लेकिन मेरा एम उसमें एडमिशन लेना नहीं, अपने आप को आंकना था। इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन क्लास 12 तक सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं पे कंटिन्यू किया और ये बात सन 2010-2012 के रेंज की थी। उस समय इंजीनियरिंग की एजुकेशन का बहुत ज़्यादा दौर था, तो सभी का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा था। मैंने अपना भी बैकग्राउंड, अपना भी जो आगे की जो कोशिश थी, मैंने इंजीनियरिंग से ही शुरू की। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरा जो लाइफ टर्निंग मोमेंट था, वो वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन लिटिल सेवा के थी। वो लिटिल सेवा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स और ऑर्फनेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। वहीं से मुझे जो अपना पहला रुझान, पहला इंटरेस्ट मुझे मिला कि जो भी कोई भी ऐसा जॉब किया जाए अपने पास आउट के बाद, जो कि रिलेटेड हो सामाजिक सेवा से, ऐसा वर्क हो जो कि लोगों से जुड़ा हुआ हो। ये बात सन 2015 की है, जब मैं कॉलेज से पास आउट किया। उस कॉलेज के पास आउट करने के बाद मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। एक 8 मंथ्स का मैंने पहले बेसिक कोर्स लिया। 8 महीने की कोचिंग करने के बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू किया। लगभग 1 वर्ष मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। जब 2017 में 2 एग्ज़ाम्स में मेरा पहला फेल्योर हुआ, तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने आप को थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाएँ। 2 फेल्योर्स के बाद उसका इंट्रोस्पेक्शन होना ज़रूरी था, क्योंकि मैं सिलेक्शन मार्क्स से काफ़ी पीछे था। इसमें बहुत ज़्यादा रोल आया मेरे माता-पिता का। उनके मोरल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने रेगुलर इस बात को तवज्जो दिया कि अभी तक तुम्हारे ग्रेड्स स्कूल्स में या कॉलेजेस में काफ़ी बेहतर रहे हैं, यहाँ से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्थिक कमी की वजह से मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। इसको दिमाग में रखते हुए मैंने होम ट्यूटर का काम स्टार्ट किया। होम ट्यूटर और कोचिंग संस्थानों से जुड़ाव स्टार्ट किया, ताकि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँ, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाऊँ। ये साल 2017 से लेके 2020 वाली जो अवधि थी, 2020 तक जो पीरियड थी, इसमें मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे पीएसयू के एग्ज़ाम, मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए। उन सारे एग्ज़ाम्स में हर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स से, और या फिर किसी प्रीलिम्स स्टेज में, किसी के मेंस स्टेज में या किसी के इंटरव्यू स्टेज में फेल कर जाता था। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता पाता था। तो इसके बाद मुझे लगा कि अब प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और मैं जो होम ट्यूटर या फिर कोचिंग वाली जो काम कर रहा हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करूँ। प्रिपरेशन मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि पूरा विश्व
एक महामारी जो कि कोविड-19 पैंडेमिक आया था, उसमें पूरा पूरा विश्व जूझ रहा था। मेरे लाइफ का जो सबसे टर्निंग मोमेंट रहा, ये कोविड-19 पैंडेमिक ही रहा। इसमें 3 ऐसे इंसिडेंट आए, जिससे मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन करने का तरीका और खुद के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पहला इंसिडेंट, मैं एक राजस्थान का एक एग्ज़ाम आरवीएनएल दिया, उसमें मेरे 2 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं रुक गया। उसके बाद आज भी वो दिन मुझे याद है, मैं अपने पिताजी के सामने बैठा हुआ था और मैं अपना सिलेक्शन के बारे में बता रहा था कि ये मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 मार्क्स से रुक गया। तो उनकी आँखें नम हो गई और उनसे ज़्यादा मेरी आँखें नम हो गई। वहाँ पे मेरे भाई, मेरी माताजी भी थीं और वो बार-बार बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि बार-बार आप 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से फेल कर जा रहे हो। कहीं आप एनालाइज़ करो, कहीं आप देखो, कहीं आप जानो। उनकी आज वो ये 2 लाइन वाली बात मुझे आज भी याद है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने पढ़ाई पे आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यू आज आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो 2 शब्द, वो 2 लाइन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। ये पहला टर्निंग पॉइंट। दूसरा टर्निंग पॉइंट, जो सेकेंड लॉकडाउन था, मार्च 2021 में, उसमें मेरे मेरे भाई को, मेरे माताजी को और मेरे पिताजी को, सभी लोगों को कोविड पैंडेमिक हुई थी और सभी की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही डिस्टर्ब थी। उस समय फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि उनका इलाज सही करने में भी दिक्कतें आ रही थीं। तो वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया, अगर आप लाइफ में फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आपके लाइफ में और सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। ये दूसरा इंसिडेंट था, जो कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक और तीसरा इंसिडेंट ये भी था, सिंस मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया था, तो मैंने वही डिग्री को इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग प्राइवेट कंपनीज़ में अप्लाई किया। लेकिन आपको ये बिलीव नहीं होगा कि वो जो उस डिग्री के बेसिस पे जो जॉब ऑफर हो रहे थे, वो जस्ट 15,000 के रेंज में ही थे। यहाँ मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट ये थी कि अगर आप इतने अच्छे जगह से बीटेक किया है, आपके पास नॉलेज और स्किल सेट है, आपके पास बहुत अच्छा सीजीपीए है, आपके अभी तक 10th, 12th और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, तो भी आपकी वो गारंटी नहीं है कि बस अभी वो वक़्त नहीं है, अभी वो दौर नहीं है कि सिर्फ़ आप अपने डिग्री के बेसिस पे, सिर्फ़ अपने आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे एक अच्छे जॉब या अच्छे पोज़ीशन को एक्वायर कर सकते हैं। आपके पास राइट स्किल्स होने चाहिए, आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए। इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करके मैंने देखा है कि नहीं, एक अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट मैं ऐसा दूँगा कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। ये मार्च 2021 की बात है। वहीं से मैंने ठाना कि मैं जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम दूँगा, वो अपना लास्ट अटेम्प्ट मानता हुआ फुल एफर्ट के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल बिलीफ के साथ दूँगा। वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस सारे जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ आए। उन चैलेंजेस को मैं अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए आप लोगों के सामने साझा करूँगा। उन चैलेंजेस से मैं कैसे बाहर आया और आप आगे आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, ताकि विथ बेयर मिनिमम टाइम, विथ बेयर मिनिमम एफर्ट्स आप भी इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं, जिसको आप अपने अंदर पास रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले मोटिवेशनल पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशंस हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव मोटिवेशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशंस वो हैं कि आप कांस्टेंट टच में रहें अपने माता-पिता के साथ, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है लाइफ का, वो आपके नज़र में और आपके दिमाग में हमेशा रहे। दूसरा, ट्राई टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप जब भी स्टडी करना चाहते हैं, कैसे इस मोटिवेशन को अपने अंदर आप ला सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब जो भी स्टडी डेवलप पढ़ रहे हैं, उस पे कुछ ऐसे 1 आध 2 कोट्स अपने पास आप लिखे रहो, ताकि वो अपने आप के बार-बार उस चीज़ को रिपीट करोगे, तो आपका लाइफ का जो पर्पस है, वो हमेशा डिफाइन रहेगा आपके लिए। एक बहुत अच्छा कोट जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है, वो मैं अपने स्टडी टेबल के सामने हमेशा रखा करता था और
वो कुछ 4 पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि वो करते हैं हिसाब खुशियों के, पर मैंने गम जोड़े। वो करते हैं हिसाब खुशियों के, पर मैंने गम जोड़े। दर्द हो जैसे माक़ूवत पे, हिम्मत ना मेरी दम तोड़े। टूटे साइकिल स्कूल पे, तू भूख से भी लड़ता जा। तुझसे मुझसे सैलाब छोड़, तू तूफ़ान बन और बढ़ता जा। तो ये आप अभी किस सर्कमस्टांसेस में हैं, अभी किस सिचुएशन में हैं, इसे भूल जाएँ और आगे आप क्या कर सकते हैं, अभी आपकी पोटेंशियल क्या है, उस पे बिल्कुल ध्यान दें। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो 5 पॉइंट्स में आप लोग को प्रिसाइज़ फॉर्म में बताना चाहूँगा, ताकि आप बेयर मिनिमम टाइम में कैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप एक्सेल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आप सिलेबस को एनालाइज़ करें, कि एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है और वो सिलेबस को एनालाइज़ करने के साथ-साथ आप पीवाईक्यू दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने पास हमेशा रखें। दूसरी बात, आप अगर बिहार में हैं, मुज़फ्फरपुर में हैं, तो वो पहले का आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का वक़्त चला गया है। अभी इंटरनेट का पेनिट्रेशन दुनिया के हर कोने में, गाँव में, शहर में, हर जगह आ चुका है। आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी बिहार में या मुज़फ्फरपुर में या कोई भी और छोटे शहर में भी रह के आप प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है सबसे पहले सिलेबस की, आप सिलेबस को जानें, एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है और उसके पीवाईक्यू या दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हमेशा होनी चाहिए। दूसरा, आप कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखें, उन सब टॉपर्स की वीडियोस देखने के बाद एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाएँ कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि मेरे पास क्या-क्या टूल्स हैं, क्या-क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तीसरा, एक 1904 एडी में एक साइंटिस्ट थे पैरेटो। पैरेटो इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस कर रहे थे। वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है, पैरेटो 80-20 लॉ उसे बोलते हैं। तो वो लॉ के बेसिस पे वो साइंटिफिक मेजर के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 80% जो वेल्थ है वो 20% रिच पीपल में है। इस रूल को मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इस रूल को मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में भी अप्लाई किया और मैं इस रूल को थोड़ी मॉडिफाई करके एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए अंसारी 70-30 रूल को इम्प्लीमेंट किया। वो रूल क्या है कि 70% ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम 30% ऑफ द एरियाज। वो 30% एरियाज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो 30% एरियाज आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, डिफरेंट टेस्ट से और पेपर को बार-बार देखने से, पेपर को बार-बार एनालाइज करने से। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप नेगेटिव पीपल से दूर रहें। आप चाय के टपरी पे जो डिस्कशंस होते हैं, एग्ज़ाम बहुत टफ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम हर लोगों की बस की बात नहीं है, कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी लोगों का भी हो रहा है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। जो चौथा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपने आप को इस बात को रोज़ दिन कहें कि डू आपसे ही हो पाएगा। सिर्फ़ आप ही आप पहले सबसे पहली बात बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद में विश्वास करना है क्योंकि आप अगर यहाँ पे आए हैं, आपके दोस्त निकाल रहे हैं, आपके बगल वाले निकाल पा रहे हैं, तो आप भी निकाल पाएँगे। इसमें कुछ सब पॉइंट्स भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके आस-पास में एक ऐसी जगह है, एक लाइब्रेरी की जगह है, तो आप उससे वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे एक रेगुलर स्टडी करें, एक रूटीन वाइज़ स्टडी करें। आप जब पढ़ाई की स्टडी कर रहे हैं, तो कल आपको क्या रिवाइज़ करना है, कल क्या पढ़ना है, आज रात को ही उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसे अचीव करने की कोशिश करें कल होके। एक पोमोडोरो टेक्निक होता है स्टडी का, उसमें 40 मिनट्स के आसपास आप पढ़ेंगे, 10 मिनट्स का रेस्ट लेंगे, तो वो एफिशिएंसी है ना आपकी अच्छी रहेगी। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ और एक नए एग्ज़ाम की स्टोरी के साथ मैं आपसे फिर मिलने की कोशिश करूँगा। तब तक धन्यवाद, गुड लक, हैव अ नाइस डे। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।